नमस्कार मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है बाइस्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद और आप आज देख रहे हैं बाइस्टडी यूट्यूब चैनल पर लोक नाट्य का एक टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे मित्रों लोक नाट्य, जिसमें यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं प्यारे मित्रों तो आप पिछले वीडियोज को जरूर देखिए। साथ ही मैंने उनमें बताया है कि जो लोक नाट्य का एक खेल पद्धति है ख्याल, वो कंप्लीट हो चुकी है अपनी। और आज हम लोक नाट्य की जो दूसरी विधाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको उस समय बताया था पिछले वीडियो में कि लोक नाट्यों की राजस्थान में लगभग 4 विधाएं सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रचलित हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया था ख्याल, लीला, स्वांग, नौटंकी। और यदि हम बात करें तो नृत्य नाट्य जैसे गौरी हुआ और भवाई नृत्य हुआ, इनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, पिछले 2 वीडियो मैंने लोक नाट्यों में सिर्फ ख्याल के लिए बनाए। किसके लिए बनाए? ख्याल के लिए, कि इतने ख्याल हैं राजस्थान में, जैसे तुर्रा कलंगी ख्याल, शेखावटी ख्याल आदि, रम्मत। इन ख्याल के बारे में यदि आपको जानना है तो पिछले वीडियो जरूर देखिए और तब आप आगे बढ़िए। आज हम बात करते हैं मित्रों लीला के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ रहे थे? लोक नाट्य, राजस्थान के लोक नाट्य। तो लोक नाट्यों की मैंने 4 विधाएं बताई थी, जिसमें एक विधा ख्याल हमने पिछले वीडियोज में पढ़ ली थी। और आज हम चर्चा करेंगे लीला के बारे में, यानी लीलाओं के बारे में। तो आज हमारा दूसरा जो बिंदु है या टॉपिक है वो कौन सा है? लीला। कौन सा टॉपिक है प्यारे मित्रों? लीला। देखिए मित्रों, जो लीलाएं होती हैं ये क्या होती हैं? पौराणिक या पुराणों से या आख्यानों से ली गई कथाओं पर आधारित होती हैं। किन पर आधारित होती हैं? जो लीलाएं की जाती हैं, यानी लीला किसी पौराणिक या ऐतिहासिक तथ्य या बात या जो चरित्र है उसको लेकर के आज उसका मंचन किया जाता है, कि उस समय की जो घटनाएं रही होंगी उसका आज एक बार फिर से यहाँ जो मंच सजाए जाते हैं उन पर उनका प्रदर्शन किया जाता है। जैसे आपको मैं उदाहरण दे दूं, रासलीला हुई, रामलीला हुई, सनकादिकों की लीलाएं हुई, इनका प्रदर्शन किया जाता है। जैसे कि रासलीला में क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के बचपन से और बड़े होने तक के जो भी उनके कार्य रहे उनके बारे में प्रकाश डाला जाता है या उनको जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे मित्रों लीला के बारे में। तो लीला क्या होती है? पुराणों या आख्यानों से ली गई कथाएं। पुराणों या आख्यानों से ली गई कथाएं। पुराणों या आख्यानों से ली गई कथाएं। और प्यारे मित्रों, लीलाएं जो कहाँ की जाती हैं इसके बारे में हम बात करें यदि, तो ये 3 संभागों में की जाती है मुख्यतः। कौन कौन सा? जयपुर, भरतपुर और मेवाड़ या उदयपुर संभाग। ठीक है, यानी इनमें जो लीलाएं हैं ये की जाती हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं रासलीला के बारे में। रासलीला पढ़ेंगे, रामलीला पढ़ेंगे, सनकादिकों की लीला पढ़ेंगे और रासधारी लीलाएं पढ़ेंगे हम। तो देखिए प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रासलीला। क्या पढ़ेंगे? रासलीला। रासलीला और रामलीला में अंतर करिए। रासलीला भगवान श्री कृष्ण के लिए की जाती है। उनके जो नटखट स्वभाव था, जैसे बचपन में वो मटकियों से दही चुरा कर खा जाते थे, गायों को चरा कर लाते थे, और ऐसे उनके जो विभिन्न यानी कि जो अलौकिक कार्य थे जो बचपन में उन्होंने किए थे, उनके बारे में रासलीला में वर्णन या मंचन किया जाता है। तो रासलीला की यदि हम बात करें तो ये किसके लिए की जाती है प्यारे मित्रों? भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है। रासलीला में भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होती है। और मित्रों, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो कैसे हुआ था? जो रासलीला है इसके प्रवर्तक कौन है?
जयपुर के वल्लभ संप्रदाय के जो वल्लभाचार्य थे, इन्होंने इसका प्रारंभ किया था सर्वप्रथम। फिर बाद में इसमें कई कलाकार हुए और आज ये फेमस यानी रासलीला बन चुकी है। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, हम क्या पढ़ रहे हैं, लीला। तो कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं उनका इसमें नाट्य मंचन किया जाता है। और फिर हरिहितवंश राव नाम के एक व्यक्ति हुए और उन्होंने इस रासलीला को आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से शिवलाल कुमावत ने अपनी विशिष्ट प्रस्तुतियों के माध्यम से भी रासलीला को आगे बढ़ाया। इसमें रासलीला में क्या होता है मित्रों, नृत्य व संगीत वादन के साथ साथ ये एक परंपरा आगे बढ़ती है। कौन सी, रासलीला। तो प्रवर्तक कौन था, प्रवर्तक था मित्रों वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य, यानी इसका प्रवर्तन किसने किया था, वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने, प्रवर्तक कौन हो गया मित्रों, वल्लभाचार्य। मुख्य कलाकार कौन था, मुख्य कलाकार की यदि हम बात करें तो मुख्य कलाकार है हरिहितवंश। कौन प्यारे मित्रों, हरिहितवंश। प्यारे मित्रों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। पिछले वीडियो में भी मैंने सारगर्भित जानकारी दी है और इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूं, तो इसलिए अपने मित्रों के साथ शेयर करें और बाय स्टडी यूट्यूब को शेयर भी करें और साथ ही सब्सक्राइब करने के लिए भी प्रेरित करें। तो मित्रों, जो मुख्य कलाकार है ये कौन है, रासलीला का हरिहितवंश। इसमें रासलीला में क्या होता है, कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। एक जो मुख्य कलाकार और हैं उनके बारे में हम देख लें, नोट लगा के, शिवलाल कुमावत ने, शिवलाल कुमावत ने रासलीला को विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया, यानी इसे अलग आयाम तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया वो किसने किया, शिवलाल कुमावत ने। शिवलाल कुमावत ने इसे विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया, विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। तो याद रखिए कौन है वो, शिवलाल कुमावत। और जो कलाकार हैं वो कौन है, हरिहितवंश, जो कि प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इसमें होता क्या है मित्रों, नृत्य व संगीत प्रधान होता है। रासलीला जब चलती है तो उसमें एक तरफ नृत्य चलता रहता है और एक तरफ संगीत चलता रहता है, यानी दोनों का सामंजस्य बिठा करके रासलीला को आगे बढ़ाया जाता है। बात करें नृत्य व संगीत का सामंजस्य, नृत्य व संगीत प्रधान होते हैं। जब भी रासलीलाएं की जाती हैं तो इसमें नृत्य भी किया जाता है व संगीत भी बजाए जाते हैं, यानी भक्ति संगीत, नृत्य व संगीत प्रधान होती है। कौन होती है मित्रों, रासलीला। तो रासलीला के बारे में हम एक बार देखें तो लीला के बारे में मैंने आपको बताया था, लीलाएं किसकी की जाती हैं, यानी ऐतिहासिक चरित्रों पर की जाती हैं, पुराणों या आख्यानों से ली गई जो कथाएं होती हैं उन पर लीलाएं आधारित होती हैं। मुख्यतः कहाँ खेली जाती है, जयपुर, भरतपुर और मेवाड़ क्षेत्र में खेली जाती है। अब हम बात करते हैं रासलीला की। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित होने वाली जो नाट्य हैं, लोक नाट्य, उन्हें क्या कहा जाता है, रासलीला। और भगवान श्री राम पर जो जीवन चरित्र पर जो आधारित होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, रामलीला कहा जाएगा। और रासलीला के प्रवर्तक कौन थे प्यारे मित्रों, वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य ने इसकी शुरुआत की थी रासलीला को। और मुख्य कलाकार हरिहितवंश रहे और शिवलाल कुमावत ने इसे विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। और इसमें क्या होती है, रासलीला में नृत्य व संगीत प्रधान होता है। क्या होता है मित्रों, नृत्य व संगीत दोनों प्रधान होते हैं। अब हम बात करें प्यारे मित्रों किसके बारे में, रामलीला के बारे में। किसके बारे में, रामलीला के बारे में बात करें तो देखिए, ठीक है, बोर्ड का साइज। अब हम बात कर लेते हैं रामलीला के बारे में।
रामलीला क्या होती है मित्रों? भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित जो उनकी लीलाएं हैं उनका नाट्य का मंचन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? रामलीला कहलाती है। और ये रामलीलाएं कई जगह प्रसिद्ध हैं, जैसे कि भरतपुर क्षेत्र में और जयपुर क्षेत्र में, बिसाऊ, पाटौदा, झुंझुनू में, और साथ ही अटरू, बारा और मांगरोल बारा की जो रामलीला है ये अपने विशिष्ट स्वरूप के लिए प्रसिद्ध हैं और आज भी इनका अपने इस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहता है। किसी भी नाट्य का मंचन होता है तो वहाँ रामलीला व रासलीलाएं जरूर होती हैं। आपने बचपन में देखा होगा या फिर अभी भी देखते होंगे कि आज भी अपने जो आसपास के इलाके होते हैं, जैसे जयपुर हुआ, शेखावाटी हुआ, भरतपुर वाला क्षेत्र हुआ, इनमें क्या होता है कि रामलीलाओं की जो मंडली या फिर ये जो अखाड़े होते हैं इन्हें बुलाया जाता है। देखिए मित्रों, रामलीला किस पर आधारित होती है? भगवान श्री राम की जीवन चरित्र की कथाओं पर आधारित होती है। और इसका जो प्रवर्तक है वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। अभी यानी 3 या 4 दिन पहले, आज लगभग 25 जुलाई के आसपास उनकी जयंती मनाई गई थी। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। किसकी रचना की थी? रामचरितमानस की रचना की थी। उन्हीं गोस्वामी तुलसीदास ने रामलीला की रचना की थी व इन्हें लोकनाट्य का स्वरूप प्रदान किया था। तो रामलीला में क्या होता है? भगवान श्री राम की जीवन कथाओं पर आधारित होती है। भगवान श्री राम जी की के जीवन चरित्र पर, किस पर निर्भर होती है प्यारे मित्रों? भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र पर आधारित होती है। जीवन चरित्र पर आधारित होती है। और इसका प्रवर्तक कौन था रामलीला का? याद करिए, गोस्वामी तुलसीदास। प्रवर्तक कौन था मित्रों? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। यदि हम बात करें तो कुछ जो विशिष्ट रामलीलाएं हैं वो कहां कहां की प्रसिद्ध हैं, तो आइए हम उनके बारे में जानते हैं। विशिष्ट रामलीलाएं जिनमें कुछ मुख्य नाट्य मंचन किया जाता है, विशिष्ट रामलीलाएं। तो विशिष्ट रामलीलाओं की बात करें तो हम मित्रों सबसे पहले देखते हैं बिसाऊ झुंझुनू की। कहाँ की रामलीला देखते हैं? बिसाऊ झुंझुनू की। जिसमें क्या होता है मित्रों, इसमें ये जो बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला है ये अपने विशिष्ट स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि जो भी कलाकार होते हैं रामलीला वाले, वो अपने चेहरे पर मुखौटा पहनते हैं, वह मूक अभिनय करते हैं। यानी रामलीला का जो मंचन किया जाता है वो शब्दों के अभाव में किया जाता है, यानी मूक, मुंह बंद करके ये रामलीला की जाती है। तो देखते हैं विशिष्ट रामलीला। पहले हम देख लेते हैं बिसाऊ झुंझुनू। बिसाऊ कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। बिसाऊ झुंझुनू की रामलीला तो ये मूक आधारित होती है, यानी ये मूक रामलीला होती है, यानी इसमें बोला नहीं जाता, सिर्फ संदेशों के माध्यम से रामलीला होती है। और इसके पात्र क्या पहनते हैं प्यारे मित्रों? मुखौटे पहनते हैं। इसमें पात्र मुखौटे पहनते हैं। पात्र क्या पहनते हैं? मुखौटे। मित्रों वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, वो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे आपको और भी बेहतर मैटर मिल सके। तो बिसाऊ झुंझुनू में क्या होता है? मूक रामलीला प्रदर्शित होती है और इसमें पात्र क्या पहनते हैं? मुखौटे पहनकर ये रामलीला करते हैं। यानी जो जैसे राम, सीता, रावण आदि हुआ, उनके मुखौटे पहन करके रामलीला की जाती है, इसलिए इसका विशिष्ट स्वरूप है। दूसरी हम बात करें मित्रों, कौन सी? गौर लीला। कौन सी? गौर लीला। तो ये मित्रों आबू क्षेत्र का जो गरासियों का स्थान है, यानी गरासिया जहां पाई जाती है, गरासिया जाति, उस पर गणगौर के अवसर पर कौन सी लीला की जाती है? गौर लीला की जाती है। आबू क्षेत्र के गरासियों के द्वारा, कहा मित्रों? आबू क्षेत्र के
ग्रासीय, यानी ये वहीं पाई जाती है आबू क्षेत्र में ही। कौन सी जनजाति? ग्रासीय जनजाति। आबू क्षेत्र के ग्रासियों के द्वारा गणगौर के अवसर पर, कब की जाती है? गणगौर के अवसर पर गौर लीला की जाती है। गणगौर के अवसर पर गणगौर के अवसर पर गौर लीला की जाती है। अब हम बात करें प्यारे मित्रों, किसके द्वारा की जाती है गौर लीला? आबू क्षेत्र के ग्रासियों के द्वारा गणगौर के अवसर पर गौर लीला की जाती है। और अब यदि हम बात करें तो उन कुंवारे लड़कों के लिए वो बहुत ही शानदार रामलीला है। यदि किसी का ऐसा विरह काल चल रहा हो जिसकी शादी अभी नहीं हो रही हो, तो वो पहुंच जाए कहाँ मित्रों? अटरू 12 में। और जिस दिन रामलीला होती है उस समय क्या होता है वहां पे? अटरू 12 की जो रामलीला है ये अपना एक विशिष्ट महत्व रखती है। इस दिन होता क्या है कि यहाँ पे जो धनुष का यानी जो नाट्य मंचन होता है पूरे, यानी 9 दिनों के आसपास तक ये रामायण चलती है, यानी रामलीला चलती है। तो उन दिनों में क्या होता है कि जो धनुष तोड़ा जाता है, धनुष तोड़ने का प्रसंग जब भी आता है तो धनुष श्री राम जी के द्वारा ना तोड़कर वहाँ के जो कुंवारे लड़के हैं उन सब के द्वारा हाथ लगा दिया जाता है, या जो कुछ मुख्य कुंवारे लड़के होते हैं ज़्यादा बड़े, उनके द्वारा वो धनुष तोड़ा जाता है। तो यदि आपको भी ऐसी किसी प्रकार की समस्या है, माफ करना, दिल पे मत लीजिए, एक सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। तो तीसरी हम देखें प्यारे मित्रों, अटरू। अटरू कहाँ है प्यारे मित्रों? 12 में। कहाँ है? 12 में। तो यहाँ की रामलीला क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ धनुष श्री राम जी के द्वारा ना तोड़कर कुंवारे लड़कों के द्वारा, यानी विवाह योग्य कुंवारे लड़कों के द्वारा तोड़ा जाता है। अटरू 12 में धनुष श्री राम जी के श्री राम जी द्वारा ना तोड़कर, किसके द्वारा? यानी श्री राम जी के द्वारा नहीं तोड़ा जाता है ये। श्री राम जी के द्वारा ना तोड़कर, किसके द्वारा तोड़ा जाता है मित्रों? ना तोड़कर विवाह योग्य, किसके द्वारा? विवाह योग्य कुंवारे लड़कों के द्वारा। विवाह योग्य कुंवारे लड़कों के द्वारा तोड़ा जाता है। किसके द्वारा तोड़ा जाता है? क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी रामलीला कहाँ की है जिसमें धनुष श्री राम जी के द्वारा नहीं तोड़ा जाता है, और ऑप्शन मिल जाए आपको अटरू, पाटोदा, बिसाऊ, मांगरोल। तो ऑप्शन क्या होगा? अटरू। आगे हम बात करें प्यारे मित्रों, तो हम बात करते हैं मांगरोल 12। वही मांगरोल जहां पे क्रेटर बना हुआ है 12 में। तो कहां की रामलीला पढ़ रहे हैं प्यारे मित्रों? मांगरोल 12 की। कहां की? मांगरोल 12। और इसमें क्या होता है मित्रों कि ये जो रामलीला इसमें खेली जाती है, इसमें 3 अलग अलग नगर बनाए जाते हैं, जैसे कि जनकपुरी, अयोध्या और लंका, तीनों अलग अलग बनाई जाती हैं और वहां पर इसका मंचन किया जाता है। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है। इसमें 3 नगरों का निर्माण होता है। क्या होता है? इसमें 3 नगरों का निर्माण होता है। 3 नगरों का निर्माण किया जाता है। कौन कौन से? अयोध्या, अयोध्या जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, नगरों का निर्माण होता है। तो हम बात कर लें, पहला अयोध्या, भगवान श्री राम का जन्म स्थान, जहां 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखने जा रही है। और दूसरा हम बात करें जनकपुरी। जनकपुरी कहां पड़ता है प्यारे मित्रों? नेपाल में। ये किसका स्थान है? माता सीता का निवास था। और तीसरा हम बात करें तो लंका, यानी ये जो रामायण है ये तीनों जो नगर हैं इनके आसपास ही घूमती रहती है। तो प्यारे मित्रों ये हो गई अपनी कौन सी?
हमने रामलीला में पढ़ा कि भगवान श्री राम जी के जीवन चरित्र पर आधारित होती है। प्रवर्तक थे इसके गोस्वामी तुलसीदास, और विशिष्ट रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की है, जो कि मूक रामलीला होती है, पात्र मुखोटे पहनते हैं। गौर लीला आबू क्षेत्र के गरासियों द्वारा की जाती है गणगौर के अवसर पर। और अटरू बारा धनुष राम जी के द्वारा ना तोड़कर किसके द्वारा तोड़ा जाता है? विवाह योग्य कुंवारे लड़कों के द्वारा तोड़ा जाता है। मांगरोल बारा, इसमें 3 नगरों का निर्माण होता है। क्या होता है प्यारे मित्रों? 3 नगरों का निर्माण होता है, अयोध्या, जनकपुरी और लंका। यदि हम बात करें अब किसके बारे में? रामत के बारे में। प्यारे मित्रों याद करिए, मैंने पिछले लोकनाट्य में आपको बताया था रम्मत। क्या बताया था? रम्मत। रम्मत क्या है? एक ख्याल है, जबकि रामत क्या है? एक लीला है। तो ये जो रामत है ये कहाँ की जाती है? मारवाड़ क्षेत्र में की जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि रामायण के पूरे प्रसंगों का वर्णन ना करके जो मुख्य मुख्य जो प्रसंग होते हैं उनका वर्णन किया जाता है रामलीला का। तो वो क्या कहलाती है? रामत कहलाती है। और ये मारवाड़ के रावल जाति के लोगों के द्वारा की जाती है। तो बात कर ले हम किसके बारे में? रामत के बारे में। रामत क्या होती है? यानी रामलीला का ही एक स्वरूप, रामलीला का ही मिलता जुलता स्वरूप, मिलता जुलता स्वरूप किसके द्वारा की जाती है प्यारे मित्रों? रावल लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? रावल जाति के लोगों के द्वारा। रावल जाति के लोगों के द्वारा। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ में पाए जाते हैं रावल जाति के लोग। ठीक है, मारवाड़ है। तो मित्रों ये होगी अपनी रामत। रामलीला का ही मिलता जुलता स्वरूप है, रावल जाति के लोगों के द्वारा की जाती है। कहाँ की जाती है? मारवाड़ में। अब हम पढ़ते हैं प्यारे मित्रों सनकादिकों की लीलाएं। कौन सी पढ़ते हैं? सनकादिकों की लीलाएं। हमारा टॉपिक चल रहा था लीला। ख्याल हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिए, और इसमें हम लीला पढ़ेंगे, नौटंकी पढ़ेंगे, स्वांग पढ़ेंगे और नृत्य नाट्य के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखिए सनकादिकों की लीलाएं। सनकादिकों की लीलाएं। तो प्यारे मित्रों जो सनकादिकों की लीलाएं हैं ये कहाँ की जाती हैं? कौन से क्षेत्र में की जाती हैं? घोसुंडा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में की जाती हैं। कौन से क्षेत्र में की जाती है? घोसुंडा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में की जाती हैं। और इसमें कोई मंच की जरूरत नहीं होती है। क्या होती है? मंच की जरूरत नहीं होती है। इसमें नृत्य व इसमें किसी मंच की जरूरत नहीं होती है प्यारे मित्रों। और इसमें क्या होता है कि जो अपने राजा मोरध्वज और जो कृष्ण लीला है और जो राम लीला है, यानी कृष्ण और राम, इनकी जो लीलाएं हैं इन्हें आगे बढ़ाया जाता है। और साथ ही जैसे नरसिंह अवतार हुआ, इनकी जो लीलाएं हैं वो प्रदर्शित की जाती हैं। तो सनकादिकों की लीलाएं कहाँ की प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों? तो ये है घोसुंडा चित्तौड़गढ़। कहाँ की? घोसुंडा चित्तौड़गढ़। और ये कब खेली जाती है प्यारे मित्रों? शरद पूर्णिमा। ये जो लीला है आपकी, ये शरद पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा की रात्रि को कहाँ की जाती है? घोसुंडा चित्तौड़गढ़ में की जाती है। और इसके जो प्रमुख कथाएं हैं या जो प्रमुख लीलाएं हैं, तो यदि हम उनकी बात करें प्रमुख लीलाएं, तो प्रमुख लीलाओं में हम बात करें नरसिंह अवतार। कौन हो गया? नरसिंह अवतार। राम लीला, और साथ ही कृष्ण लीला। इनकी जो लीलाओं का स्वरूप है वो प्यारे मित्रों प्रदर्शित किया जाता है कहाँ पे? सनकादिकों की लीलाओं में। घोसुंडा चित्तौड़गढ़ शरद पूर्णिमा की रात में प्रमुख लीलाएं नरसिंह अवतार हुआ, रामलीला हुआ, कृष्ण लीला हुई। इसी प्रकार से यदि हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्रों किसके बारे में? रासधारी लीला के बारे में। कौन सी? रासधारी लीला।
प्यारे मित्रों, रासधारी जो लीला होती है ये भी मेवाड़ क्षेत्र में ही होती है। कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में। रासधारी लीला कहाँ होती है? मेवाड़ क्षेत्र में होती है। और इसे कौन लोग करते हैं? साधु, बैरागी व रसिया लोग करते हैं। साधु, बैरागी व रसिया लोग करते हैं। इसमें मंच का जो सजावट होती है या मंच नहीं बनाया जाता है, ये वैसे ही की जाती है। और इसमें जो कथा होती है, जैसे कृष्ण लीला, कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। राम लीला, राम की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। तो ये जो कथाएं होती है, इन्हें नृत्य व गीत गाकर आगे बढ़ाया जाता है, यानी कथाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। और ये फटाफट कर देते हैं एक ही दिन में, यानी जनता को इन्हें सिर्फ समझाना होता है कि ऐसे ऐसे इस प्रकार से पहले यानी कुछ हुआ है, तो इसका ये वर्णन करते हैं। तो रासधारी किसके द्वारा किया जाता है मित्रों? यानी जो रासलीला करते हैं उन्हीं के द्वारा रासलीला की जाती है। रासलीला करने वालों के द्वारा ही क्या की जाती है प्यारे मित्रों? रासधारी की जाती है, वालों के द्वारा ही की जाती है। यानी इसका जो नाट्य मंचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? रासलीला करने वाले, जो रासलीला करने वाले होते हैं उन्हीं के द्वारा इसका नाट्य का मंचन किया जाता है। और ये मित्रों मेवाड़ क्षेत्र में मोतीलाल जाट नामक एक व्यक्ति ने इसका प्रवर्तन किया था। किसका? रासधारी लीला का। तो मोतीलाल जाट ने, यानी इसका प्रवर्तक कौन है प्यारे मित्रों? हम प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक होगा मोतीलाल जाट, जो कि कहां के निवासी थे? मेवाड़ क्षेत्र के। मोतीलाल जाट। और लगभग कब प्रारंभ की थी मित्रों? आज से लगभग 100 वर्षों पहले। तो आज भी ये चली आ रही है, लेकिन उतनी अब फेमस नहीं रही जितनी उस समय थी। इसमें क्या होता है? मंच नहीं बनाए जाते हैं। मंच नहीं बनाए जाते हैं। किसमें? रासधारी में मंच नहीं बनाए जाते हैं। और साथ ही हम बात करें तो इसकी जो रचनाएं होती हैं, क्या होती है मित्रों? रचनाएं वो कौन कौन सी हैं, यानी किन पर आधारित ये होती है? तो बात कर लीजिए कृष्ण लीला, यानी किन पर आधारित होती है? रासधारी ऐतिहासिक व पौराणिक जो कथाएं होती है उन्हीं पर ये भी आधारित होती है। कृष्ण लीला, रासलीला, रामलीला, आदि पर प्यारे मित्रों ये जो रासधारी है ये की जाती है। इसमें होता क्या है? मंच नहीं बनाए जाते हैं। और साथ ही मैंने अभी आपको बताया कि इसमें बातों व नृत्य के माध्यम से, यानी नृत्य व गायन के माध्यम से समझा दिया जाता है। नृत्य व गायन के माध्यम से, गायन के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाया जाता है। कथा को आगे बढ़ाया जाता है। तो प्यारे मित्रों ये किसके द्वारा की जाती है? यदि आपने अभी नोट किया हो तो मैंने बताया था इसका प्रवर्तन किया था मोतीलाल जाट ने, जो कि मेवाड़ क्षेत्र के निवासी थे। आज से लगभग 100 वर्षों पूर्व इसका प्रारंभ हुआ था। और मैंने अभी बताया था कि किसके द्वारा की जाती है? साधु, बैरागी व साथी रसिया लोगों के द्वारा ये रासधारी खेली जाती है या की जाती है। तो प्यारे मित्रों हम बात करें किसके द्वारा खेली जाती है ये, यानी रसिया, साधु व बैरागी लोगों के द्वारा। रसिया, साधु, बैरागी लोगों के द्वारा ये की जाती है। प्यारे मित्रों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही अपने मित्रों को भी प्रोत्साहित करिए इसे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट खोल के देखिए व साथ ही आप प्ले स्टोर से इसका बाई स्टडी का जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसमें आपको विभिन्न जो कोर्सेज हैं, जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट आदि के जो कोर्सेज हैं वो बड़े ही न्यूनतम शुल्क में आपको मिल जाएंगे। और बेहतरीन अध्यापकों के माध्यम से अध्यापन कार्य जिनमें
करवाया गया है। तो आगे हम प्यारे मित्रों बात करें स्वांग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? हमारी लीला होगी। पहले 2 वीडियोज में हमने बात कर ली थी ख्याल के बारे में। आज हमने अभी तक बात कर ली है लीलाओं के बारे में, और अब हम बात करेंगे श्वांग के बारे में। किसके बारे में? श्वांग। तो लिख लीजिए प्यारे मित्रों, श्वांग। स्वांग क्या होता है मित्रों? आपने गांव में बचपन में देखा होगा कि एक भांड रूपी एक व्यक्ति आता है जो कई बार डरावने पात्र बना के आता है, यानी किसी विशेष व्यक्ति की, यानी कोई पौराणिक, ऐतिहासिक या वर्तमान जो व्यक्तित्व है, चरित्र, अच्छा चरित्र या बुरा चरित्र कैसा भी हो, उसका जो स्वांग या भेष धारण करके आता है वो क्या कहलाता है? भांड, बहरूपिया या श्वांग रचने वाला कहलाता है। तो मित्रों जैसे कि रामलीला के जो पात्र हैं, जैसे रावण हुआ, तो इसका स्वांग रखकर कई बार आ जाते हैं। कौन? ये भांड होते हैं जो लोग। और भांड व भानुमति ये दोनों होते हैं। ये जो जातियां हैं हिंदू व मुस्लिम दोनों जातियों में पाई जाती है, यानी दोनों धर्मों में ही पाई जाती हैं। और गांवों में अधिक प्रचलन में है कौन? स्वांग। क्योंकि ये एक व्यावसायिक कार्यक्रम हो चला है, क्योंकि इससे कई जातियां अपना पेट भी भरती हैं। जैसे भांड जाति है, ये क्या करती है? भांड का वेश धारण करती है, और जो होली, दीपावली आदि जो त्यौहार होते हैं इनमें गाँव में फेरी लगाते हैं और जनता का मनोरंजन भी करते हैं, साथ ही पैसे भी कमाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? ये स्वांग रचे जाते हैं। तो स्वांग क्या होते हैं प्यारे मित्रों? यानी किसी ऐतिहासिक, पौराणिक, चरित्र का रूप धरना या रूप बनाना। रूप धरना, इसे हम हिंदी लिख सकते हैं, रूप धरना या बनाना क्या कहलाता है? स्वांग कहलाता है। स्वांग का मतलब क्या होता है? बहरूपिया या भांड। बहरूपिया या भांड। बहरूपिया क्या होता है मित्रों? जो किसी दूसरे व्यक्ति का, यानी बहरूपिया आपने फिल्में देखी होंगी कि कोई एक व्यक्ति होता है, उसी के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और हूबहू उसकी नकल करता है, तब वो क्या कहलाता है? बहरूपिया या भांड। अब देखिए मित्रों, किसी जो ऐतिहासिक या आज वर्तमान समय का जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उसके बारे में भी ये स्वांग रचे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, और स्वांग जो उसकी व्यक्ति का जैसा चरित्र होगा उसके बारे में वैसा ही उसके बारे में बताया जाता है। मान लीजिए आज नरेंद्र मोदी हैं और राहुल गांधी है, इन दोनों का कोई भी व्यक्ति स्वांग रख सकता है और किसी भी प्रकार से जनता का दोनों रूपों में मनोरंजन कर सकता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो उसी तरह जो पौराणिक व ऐतिहासिक थे उसमें रावण हुआ, कंस हुआ, कृष्ण जी हुए, और सबसे ज़्यादा इसमें जो स्वांग रचे जाते हैं वो शंकर भगवान, हनुमान जी, पुलिस, सेठ सेठानी और आदि के रचे जाते हैं, लैला मजनू के, हीर रांझा के। तो ये स्वांग रचे जाते हैं। तो प्यारे मित्रों, स्वांग क्या होता है? बहरूपिया या भांड। तो हम स्वांग को देखें तो इसमें जो मुख्य जो पात्र या स्वांग रचे जाते हैं वो किस किस के रचे जाते हैं हम बात कर लें तो हीर रांझा, सेठ सेठानी, किसके? सेठ सेठानी, और पुलिस वाला, किसके प्यारे मित्रों? पुलिस वाले के भी खूब सारे स्वांग रचे जाते हैं जनता को थोड़ा डराने के लिए। और साथ ही शंकर जी यानी भगवान शंकर, हनुमान जी यानी थोड़ा बंदर टाइप सा रूप धारण करके हनुमान जी का स्वांग रचा जाता है बच्चों को डराने यानी मनोरंजन करने के लिए। क्या किया जाता है मित्रों? शंकर जी हनुमान जी के, और सेठ सेठानी, हीर रांझा, लैला मजनू आदि के जो स्वांग है वो रचे जाते हैं। प्यारे मित्रों, यदि हम इसकी बात करें तो जो भांड या स्वांग का जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है वो कौन है? जानकीलाल भांड है, जिसने स्वांग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति पहुंचाई है। यानी अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कौन है, या हम इसे यूं लिख दें प्रसिद्ध कलाकार। भांड का प्रसिद्ध कलाकार, यानी भांड शब्द नाम में लेते ही किसका नाम याद आता है? जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड का नाम आता है।
जानकीलाल भांड। और इन्हें क्या कहा जाता है मित्रों? मंकी मैन भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? मंकी मैन। आपने एक चीज और देखी होगी, मैंने लोक नृत्य करवाया था तो उनमें मैंने आपको बताया था कि जैसे नाहर नृत्य होता है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। तो इसमें जो वहाँ के लोग हैं, जो भी यानी बादशाह शाहजहाँ उस समय आया था, तो उस समय इस ख्याल का प्रचलन हुआ था, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। तो उस समय क्या होता है कि ये जो नाहर नृत्य जो लोग करते हैं या नाहर का जो स्वांग रचते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, वे क्या करते हैं? अपने पूरे शरीर पर शेर जैसे कपड़ों से यानी रुई के जो फोहे लगा लिए जाते हैं और उनसे ये स्वांग प्रदर्शित करते हैं। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का स्वांग नृत्य या स्वांग नाट्य प्रसिद्ध है। हम लिख लेते हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ कहाँ है मित्रों? भीलवाड़ा में, जहाँ पे राणा सांगा की छत्रियां बनी हुई है, समाधि है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नाहर स्वांग प्रसिद्ध है। क्या है मित्रों? नाहर स्वांग प्रसिद्ध है। तो ये क्या हो गया प्यारे मित्रों? अपना स्वांग नृत्य यानी स्वांग लोक नाट्य, यानी ऐसा नाट्य जिसे लोक यानी समाज या जनता, अपना एक सामान्य सा क्षेत्र, उसमें प्रदर्शन जो किया जाता है वो क्या क्या होता है? लोक। तो किसी ऐतिहासिक पौराणिक चरित्र का रूप धरना या बनाना, और इसे क्या कहा जाता है? भैरूपिया या भांड कहा जाता है। और भैरूपिया या जो भांड का जो एक नाम यदि हमें किसी भी रूप में भांड शब्द लेते ही याद आता है तो वो कौन है? जानकीलाल भांड। इन्होंने स्वांग को बहुत दूर दूर तक पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ख्याति दिलवाई। मुख्य पात्र इसमें कौन से खेले जाते हैं? किसका भेष धरा जाता है या रचा जाता है? हीर रांझा, सेठ सेठानी, पुलिस वाला, शंकर जी, हनुमान जी, लैला मजनू आदि के इसमें क्या किए जाते हैं मित्रों? स्वांग रचे जाते हैं। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नाहर जो स्वांग है ये प्रसिद्ध है प्यारे मित्रों। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? नौटंकी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं प्यारे मित्रों? नौटंकी के बारे में बात करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए प्रेरित करिए। नौटंकी की बात करें प्यारे मित्रों तो ये खेली जाती है कहाँ पे? पूर्वी राजस्थान में, यानी भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली आदि जिलों में क्या खेली जाती है? नौटंकी खेली जाती है। नौटंकी का मतलब होता है नकल करना। क्या होता है? नकल करना। और इसमें जो प्रमुख जो रचनाएं होती हैं जिनकी नौटंकी की जाती है, जैसे कि हुआ, आप एक चीजों को याद रखिए, यानी हीर रांझा, लैला मजनू, इनका नाम बार बार में आता है। तो ये क्या है कि प्रसिद्ध लोक नाट्य हैं। इन्हें किसी भी, जैसे ख्याल हुआ उसमें भी बार बार में आ रहा था, नौटंकी हुआ, स्वांग हुआ, तो इनमें शामिल कर लिया जाता है। यानी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहेगा पात्र, उसे फिर बाद के अंदर लोग उतना ही ज्यादा याद करते हैं। तो उसी प्रकार से जो हीर रांझा, लैला मजनू, राजा भरतरी और एक राजा मोरध्वज, तारामती, तारामती, हरिश्चंद्र राजा, तो उस प्रकार के जो पात्र हैं उनका इस नौटंकी में मंचन किया जाता है। नौटंकी का मतलब होता है नकल करना, या जो भी कोई ऐतिहासिक या जो पौराणिक या फिर जो वर्तमान समय के, वर्तमान नहीं ऐतिहासिक पौराणिक ही जो पात्र होते हैं उनका नकल करके उनका मंचन करना, और उस समय की जो कहानियां होती हैं उनसे संबंधित उनका लोगों में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है प्यारे मित्रों? नौटंकी कहलाता है। और नौटंकी का जो जादूगर है वो कौन है? गिरिराज प्रसाद है। और इसका जो नौटंकी का जो प्रवर्तक है वो कौन है मित्रों? भूरीलाल, जो कि डीग भरतपुर से आते हैं। तो नौटंकी का मतलब होता है नकल करना। क्या होता है मित्रों? नकल करना। किसकी? जो पात्र जैसा, जैसे मान लीजिए हीर और रांझा हुए, राजा भरतरी हुआ, तो राजा भरतरी कहाँ के थे? अपने भरतरी पांडुपोल यानी जो एमपी क्षेत्र का कुछ राज्य, यानी माधव, वो मध्य प्रदेश में भी इनका साम्राज्य था। तो जो राजा भरतरी के साथ जो भी घटनाएं घटी, तो ये राजा भरतरी का वेश धारण कर लेते हैं, उसकी नकल करते हैं, और वो जो घटनाएं घटी उनका यहाँ पे लोक नाट्य, लोक मंचन करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? नौटंकी कहलाते हैं। नौटंकी का मतलब होता है नकल करना। क्या होता है? नकल करना। ये कहाँ खेली जाती है मित्रों? भरतपुर। कहाँ खेली जाती है? भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, यानी मुख्यतः, बाकी तो सभी जगह प्रसिद्ध हो जाती हैं। अलवर, जैसे आपने
हरियाणा की जो राग रागनियां हैं उनको भी आप बुलाते होंगे बहुत दूर दूर तक, सपना चौधरी को भी सुनते होंगे, यानी देखते होंगे। तो इसी प्रकार से जैसे एक बार प्रसिद्ध होने के बाद तो ये पूरे राज्यों में फैल जाती है, लेकिन जो प्रसिद्ध जहाँ की होती है वो कहाँ की है? भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, यानी पूर्वी राजस्थान यदि हम कह दें तो कोई समस्या नहीं होगी। यानी पूर्वी राजस्थान में जो नौटंकी है ये प्रसिद्ध है। और मित्रों नौटंकी का जो प्रवर्तक है ये कौन है मित्रों? प्रवर्तक कौन है? भूरीलाल। भूरीलाल कहाँ के मित्रों? डीग, डीग भरतपुर के। इन्होंने इसका प्रवर्तन किया या इसे खोजा। और ये मित्रों अपने राजस्थान में 14वीं यानी 14वीं 15वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी से ही प्रचलन में है। 14वीं 15वीं शताब्दी से प्रचलन में है, सदी से प्रचलन में है। प्रवर्तन किसने किया? भूरीलाल ने। और अब इसे आगे कौन बढ़ा रहा था मित्रों? याद करें, मैंने अभी बताया था आपको गिरिराज प्रसाद कामावाले। तो मुख्य कलाकार की यदि हम बात करें, मुख्य कलाकार, तो मुख्य कलाकार है प्यारे मित्रों इसमें गिरिराज प्रसाद कामा भरतपुर। गिरिराज प्रसाद कहां से संबंध रखते हैं? कामा भरतपुर। मैंने आपको बताया पूर्वी क्षेत्र में खेली जाती है भरतपुर। नौटंकी, अब नौ से मतलब आप समझिए इसमें 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? अलगोजा हुआ, ढोलकी हुई, सारंगी हुई, बांसुरी हुई, इनका ये जो 9 वाद्य यंत्र हैं इनका प्रयोग किया जाता है। तो लिख लेते हैं, नौटंकी में 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने? 9 वाद्य यंत्र, जिनमें से मैं आपको मुख्य बता दूं, जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो बात करें बांसुरी, सारंगी, अलगोजा और ढोलक। 9 वाद्य यंत्रों में मुख्यतः बांसुरी, अलगोजा और ढोलक। कौन से मित्रों? ढोलक। एक बात और याद रखिए, भरतपुर कहाँ पड़ता है? यानी भरतपुर की सीमा यूपी से टच करती है। तो मित्रों ये जो नौटंकी है ये कहाँ की है? मुख्यतः यूपी की है। कहाँ की है? यूपी की। यानी इस पर ये जो नौटंकी है इस पर हाथरस शैली का प्रयोग यानी प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। हाथरस कहाँ है? यूपी में है। तो हाथरस शैली का नौटंकी पर साफ साफ प्रभाव दिखाई देता है। तो आइए लिखते हैं, इस नौटंकी पर यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के हाथरस शैली का, हाथरस शैली का, उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली का प्रभाव दिखाई देता है। हाथरस शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मैंने बताया था नौटंकी का मतलब क्या होता है? नकल करना का प्रभाव दिखाई देता है। और यदि हम बात करें तो इसके जो मुख्य जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है प्यारे मित्रों? तो मुख्य जो रचनाएं यानी मुख्य नौटंकियां कौन कौन सी है? मुख्य नौटंकी, तो बात करें हम हीर रांझा। कौन? हीर रांझा, लैला मजनू, राजा भरतहरि। कौन प्यारे मित्रों? राजा भरतहरि, राजा मोरध्वज। कौन है? राजा मोरध्वज। और साथ ही हम देखें तो तारामती आदि का प्यारे मित्रों इसमें नौटंकी की जाती है। किसकी?
हीर रांझा, लैला मजनू, राजा भरतरी, राजा मोरध्वज, तारामती आदि किसमें क्या की जाती है मित्रों? नौटंकी की जाती है। एक बार यदि हम इसे देखें तो नौटंकी क्या होती है? नकल करना, यानी किसी भी पात्र की नकल करना, हुबहू वैसा ही करना। स्वांग क्या होता है? स्वांग से यदि हम देखें तो यानी उसका पूरा का पूरा कंप्लीट वेश धारण कर लेता है, जबकि जो नौटंकी होती है ये जो भी कोई जैसे राजा भरतरी हुआ या फिर राजा यानी लैला और मजनू हुए, इनकी जो भी घटनाएं होती हैं उनका वर्णन किया जाता है, उनकी नकल करना, क्या क्या रहा होगा उस समय। पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर में। प्रवर्तक कौन थे? भूरीलाल डीग, भरतपुर में। 14वीं-15वीं शताब्दी से राजस्थान में प्रचलन में, और इस पर हाथरस शैली का, यूपी की हाथरस शैली का प्रभाव दिखाई देता है। मुख्य कलाकार जो है गिरिराज प्रसाद कामा, भरतपुर वाले, और इसमें 9 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नौटंकी से याद रख लीजिए 9 वाद्य यंत्र, जैसे मुख्यतः हम देख लेते हैं बांसुरी, अलगोजा, ढोलक, और मुख्य नौटंकी हीर रांझा, लैला मजनू आदि ये की जाती है। अब आगे हम बात करते हैं मित्रों, हमारी नौटंकी हो गई। आज हमने पढ़ लिया कौन कौन सा ख्याल, पिछले 2 वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। ख्याल पढ़ लिए, लीला पढ़ ली, स्वांग पढ़ लिया, नौटंकी पढ़ ली, और अब हम एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, नृत्य नाट्य। क्या लेते हैं मित्रों? नृत्य नाट्य। लेकिन याद रखिए, यदि आपने अभी तक लोक नृत्य व लोक गीत व लोक नाट्य के जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए, क्योंकि उनको देखने से आपको पूरा जो चैप्टर है ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। नृत्य नाट्य की बात करें तो मैंने आपको बात की थी लोक नृत्यों में गौरी नृत्य की, मैंने बताया भी था, आप उसे जरूर देखिए, और भवाई नृत्य की तो वहां भी देखिए। अब ये क्या है? नृत्य नाट्य, यानी ये नृत्य भी है और नाट्य भी है, यानी नाट्य यानी इसका मंचन किया जाता है, इसलिए ये नाट्य भी कहलाते हैं, और नृत्य इसलिए कि इनका नृत्य किया जाता है। तो इनको हमने लोक नृत्य में पढ़ा था, और अब हम लोक नाट्य में भी इसको पढ़ेंगे। तो प्यारे मित्रों, हम सबसे पहले देखते हैं गौरी। कौन सा? गौरी या राई लोक नाट्य, इसे क्या कहते हैं? राई लोक नाट्य, गौरी लोक नाट्य। ये कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? गौरी जो लोक नाट्य है ये भीलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, और ये भीलों का सबसे प्राचीनतम लोक नाट्य है, और इसे राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। वो कौन सा लोक नाट्य है? गौरी लोक नाट्य। और ये कब किया जाता है मित्रों? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक। तो आप याद करिए रक्षाबंधन कब आने वाली है, यानी अभी 3 अगस्त को रक्षाबंधन कब आएगी? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को। कब आती है रक्षाबंधन? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को। उसके यानी 40 दिन तक, यानी भाद्रपद महीना निकल जाएगा और अश्विन में जाकर ये कार्यक्रम इनका समाप्त होने वाला है। तो इसमें क्या होता है मित्रों? शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित होती है। ये जो गौरी नाट्य है ये किस पर आधारित होता है? शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित होती है। आपको शिव व भस्मासुर की कथा सुना देता हूँ छोटी सी, ध्यान से सुनिए, वीडियो जरूर शेयर करिएगा और लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। देखिए प्यारे मित्रों, इसमें क्या होता है कि शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित होती है। कथा पर आधारित होती है। और क्या होता है मित्रों, इसमें शिव को क्या कहा जाता है? पूरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरिया कहा जाता है। और ये एक बार हम लिख लेते हैं, फिर बाद में शिव और भस्मासुर की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। भीलों का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य है और इसीलिए इसे राजस्थान के लोकनाट्यों का मेरु लोकनाट्य यानी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और सबसे शुद्ध जो नृत्य है, नाट्य है, वो कौन सा है भीलों में? ये गौरी लोकनाट्य है। भीलों का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य यदि हम बात करें तो कौन सा है? गौरी या राई लोकनाट्य है। गौरी या राई लोकनाट्य भीलों का सबसे प्राचीन लोकनाट्य। और इसे इसीलिए लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? लोक नाट्यों का मेरु नाट्य। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी है ये एक तरह से।
इसमें क्या होता है मित्रों, 5 पात्र होते हैं जो शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। मैंने बताया होता क्या है कि एक बार भगवान शिव और जो माता पार्वती है वो भ्रमण करने के लिए आ गए पृथ्वीलोक पर। तो उस समय क्या होता है कि जो एक असुर है वो पृथ्वी पर भगवान शिव की पूजा में तल्लीन था, व्यस्त था, मस्त था। तो उसी समय होता क्या है कि भगवान शिव और पार्वती उधर से घूम रहे होते हैं, तो नीचे वो जो राक्षस है, असुर है, वो पूजा कर रहा था। तो जैसे ही भगवान शिव की पूजा कर रहा था तो उन्हें लगा कि ये भक्त कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहा है मुझे, तो हमें चलना चाहिए। पार्वती ने बोला तो शिव जी मान गए और वो वहाँ तक पहुँच गए। उसके पास जाते हैं जैसे ही, तो वो बोलता है कि जैसे ही भगवान प्रसन्न थे तो उन्होंने कहा कि बताइए पुत्र, आपको क्या चाहिए। तो भस्मासुर ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी के सिर पर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव बोले थे, उन्होंने कहा तथास्तु। क्या कहा? तथास्तु। इसके बाद में वो वहां से राजी हो गए और वहां से निकल गए। और अब जो भस्मासुर है वो राजी हो गया और शानदार तरीके से इधर उधर घूमने लगा। कई लोगों को, कई चीज़ों को उसने भस्म कर दिया। इसी प्रकार जो भस्मासुर एक पार्क में टहलता हुआ निकला, यानी उधर उद्यान में टहलता हुआ निकला, तो उसी समय उसकी नज़र किस पर पड़ी? माता पार्वती पर पड़ी, जो कि अदम्य यानी रूपवती थी। उसको देखते ही वो पिघल गया और उसने सोचा कि ये तो मुझे चाहिए। अब चाहिए कैसे? वो तो भगवान शिव की खुद अर्धांगिनी थी। तो ये बात जैसे उसे पता लगी तो भगवान शिव के पीछे हो लिया। यानी अब मरना किसका? आशीर्वाद भी भगवान शिव ने दिया और पीछे उसी के पड़ गए, ये तो भारी पड़ गया मैटर। तो क्या होता है कि ब्रह्मा जी जो हैं, ये सब लोकनाट्य यानी ये जो प्रक्रिया हो रही थी उसे सब देख रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो भगवान शिव को आज खत्म करके ही मानेगा। तो उन्होंने क्या किया कि पार्वती जैसा ही सुंदर दूसरा रूप बनाया और उस भस्मासुर के सामने प्रस्तुत हो गए। यानी इतनी जो सुंदर मोहिनी देख करके वो भगवान शिव को तो भूल गया और उसी में तल्लीन हो गया, बातें बातें करने लग गया। और भगवान जो ब्रह्मा थे उन्होंने उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उनसे कहा। फिर बातें करते करते धीरे धीरे वो उधर दूसरी, यानी भगवान जो मोहिनी का रूप लेकर आए थे, वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। और उसने, अब वो सोचा कि ये अपने आप बात करते करते कैसे रुक गई। तो उससे बोलता है कि तुम तो अभी बात कर रही थी बड़ी प्यारी प्यारी, अब क्या हो गया अचानक से जो तुमने मुंह मोड़ लिया? तो वो कहते हैं कि मुझे आप नृत्य करके दिखाइए। क्या करके दिखाए? नृत्य करके दिखाए, और मैं भी कुछ हल्का फुल्का नृत्य करूंगी, तो उसी प्रकार से आप नृत्य करिए, तभी मैं आपके साथ चलूंगी। तो वो तो भगवान की चाल थी ब्रह्मा जी की। तो अब धीरे धीरे कई दिन हो गए, कई देर हो गई, तो ये नृत्य चलता रहा। और जैसे ही अचानक नृत्य में एक ऐसी पद्धति आती है कि भस्मासुर ने स्वयं का हाथ स्वयं पर रख लिया और वो समाप्त हो गया। इस प्रकार से जो भगवान शिव है और पार्वती है उनकी जान बची। और इसमें 5 पात्र होते हैं। तो ये लोकनाट्य का मुख्य जो कहानी है मैंने आपको बताई, ये है। इसमें 5 पात्र होते हैं। कौन से? 5 मुख्य पात्र होते हैं। झुमटिया और पाट भोपा और खुटखुटिया, कुछ ऐसा नाम है, खुटखटिया, या इसे कटकटिया भी बोल देते हैं। और 2 राइयां। कितनी? 2 राइयां। राइया यहां से संबंधित मित्रों पार्वती से, 2 राइयां। और एक है बूढ़ी राई। तो ये किसकी प्रतीक है? शिव व भस्मासुर की प्रतीक है बूढ़िया राई। खुटखटिया क्या है मित्रों? ये आगे बढ़ाता है किसको? यानी जनता को मनोरंजन प्रदान करता है। और झुमटिया क्या है? ये गीत गाता है, लोक गीत गाता है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। और ये जो 2 राइयां हैं, ये राइया किसका रूप है? एक मोहिनी का, यानी पार्वती सेम टू सेम, इनकी 2 मूर्तियां लगी हुई होती हैं। और ये पार्वती स्वयं, भगवान जो रूप धारण करके आए थे वो मोहिनी और एक पार्वती। तो मित्रों इस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ता है और इस प्रकार से लोकनाट्य चलता है। तो हमने बात की गौरी शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, भीलों का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है, लोकनाट्यों का मेरू नाट्य है। और कब चलता है? रक्षाबंधन से 40 दिन तक। कब चलता है प्यारे मित्रों? रक्षाबंधन से 40 दिन तक ये लोकनाट्य चलता है। और इसमें क्या होता है मित्रों? एक कड़ी और आती है, क्या? जिससे कि बोलते हैं यानी गौरी की धाई। गौरी की धाई या घम्मत।
क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों, दौरी की घाई या गम्मत क्या होती है कि जब भी ये लोकनाट्य चल रहा होता है तो इसमें बार बार में जो ये नाट्यकार होते हैं, ये जो मुख्य बात थी, मुख्य कथानक, उससे बिछड़ जाते हैं। तो उस कथानक से वापस जुड़ने के लिए क्या करते हैं, एक सामूहिक नृत्य करते हैं और वापस उस कथानक से जुड़ जाते हैं गौरी नाट्य से। तो ये क्या होती है, बीच बीच में जो सामूहिक नृत्य करने की जो प्रक्रिया होती है वो गौरी की धाई या घम्मत कहलाती है। सामूहिक नृत्य के माध्यम से, सामूहिक नृत्य के माध्यम से गौरी के मूल कथानक से जुड़ना, माध्यम से गौरी के मूल कथानक से जुड़ना, मूल कथानक से जुड़ना। यानी ऐसा लगता है कि ये तो कहीं और ही पहुंच गए हैं, तो उस कथा को वापस जोड़ने के लिए क्या करते हैं, ये सामूहिक रूप से मिलकर नृत्य करते हैं और एक कथानक से जुड़ जाते हैं, तब वो क्या कहलाती है, गौरी की धाई कहलाती है। ये मित्रों जो भीलों का है ये सबसे शुद्ध लोकनाट्य है। इसमें और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि इसमें ये जब नृत्य करते हैं 40 दिन तक, जो नृत्य करने वाले होते हैं ये हरी सब्जी नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं, हरी सब्जी नहीं खाते हैं। साथ ही मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, जमीन पर सोते हैं। क्या करते हैं, जमीन पर सोते हैं। और एक चीज और याद रख लीजिए, यानी महिलाओं के संपर्क में नहीं आते हैं। यानी जो पति पत्नी होते हैं, तो जो पुरुष जो एक नाट्य कर रहा होता है, इसमें क्या होता है, वो दूर रहते हैं, महिलाओं से दूर। इसका जो लोक वाद्य है, यानी जो वाद्य यंत्र है, वो कौन सा यूज में आएगा मित्रों, मांदल। यानी वाद्य यंत्र की हम बात करें तो ये कौन सा है, मांदल वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है। तो मित्रों ये हो गया अपना गौरी लोकनाट्य। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखिए। एक छोटी सी बात और कर लेते हैं हम, किसके बारे में, भवाई लोकनाट्य के बारे में। किसके बारे में, भवाई लोकनाट्य के बारे में। रक्षाबंधन से 40 दिन तक चलता है ये गौरी लोकनाट्य, भीलों का प्रमुख लोकनाट्य है और इसे राजस्थान के लोकनाट्यों का मेरू नाट्य भी कहा जाता है। तो याद रखिए ये लोक नृत्य नहीं, साथ ही लोक नाट्य भी है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं भवाई। तो मित्रों जो भवाई लोकनाट्य है ये उदयपुर संभाग का लोकनाट्य है। भवाई लोकनाट्य उदयपुर संभाग का, कहाँ का है प्यारे मित्रों, उदयपुर संभाग का। और इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन थे, बागोजी जाट। जन्मदाता कौन थे, बागोजी जाट। जन्मदाता कौन थे प्यारे मित्रों, बाघोजी जाट, जो कि कहां से थे, केकड़ी अजमेर से। केकड़ी अजमेर से। और ये जो भवाई लोकनाट्य है इसे कौन सी जाति करती है मित्रों, भवाई जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक व्यंग होते हैं, जैसे आज कोई व्यक्तिगत समस्या चल रही है, यानी किसी भी प्रकार की राजनीतिक समस्या चल रही है, तो उसके बारे में जो यानी समसामयिक मुद्दों पर ये हास्य व्यंग करते हैं और जनता का मनोरंजन करते हैं। तो भवाई जाति के लोगों द्वारा, जाति के लोगों के द्वारा ये किया जाता है। और इस लोकनाट्य में किया जाता है। और प्यारे मित्रों ये जो भवाई लोकनाट्य है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति जिन्होंने दिलवाई है उनका नाम है शांगीलाल सांगड़िया। हम बात करें यहां पर सांगीलाल सांगड़िया। तो प्यारे मित्रों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए प्रेरित करिए, लाइक करिए व कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सांगीलाल सांगड़िया इन्होंने क्या किया कि जो भवाई लोकनाट्य था मित्रों इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई है। नाम क्या है, सांगीलाल सांगड़िया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कौन थे प्यारे मित्रों, शांगीलाल सांगड़िया। तो ये हो गए मित्रों अपने
आज लोकनाट्य का जो कंप्लीट चैप्टर है, यदि आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं लोकनाट्य से संबंधित तो उन्हें जरूर देखिए। बहुत ही विस्तृत और सारगर्भित पढ़ाया गया आपके लिए। आप सभी मित्रों से एक बार फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए व बाय स्टडी का प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां से न्यूनतम शुल्क में अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। एक बार आप बाय स्टडी जरूर डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।